हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने पहला लेसन ख़त्म कर लिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ विज़िट करिए। और द लिविंग वर्ल्ड और द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर को हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, सॉरी आई मीन टू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कुछ टाइम दूंगी रीड करने का, मीन्स हार्डली 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स। तो आप अपना टाइम लीजिए और आंसर करने के लिए अपने साइड से आप आंसर देने की कोशिश करिए। मैं इंटरफेयर नहीं करूंगी। तो प्लीज क्वेश्चन रीड करिए। ओके, तो आपका जो भी आंसर है वो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। और तो मैं अब क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सो लिविंग थिंग्स का जो सबसे एक्सक्लूसिव ढूंढना है हमें, मतलब सबसे अलग है, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो ढूंढना है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, perception of events happening in the environment and their memory, increase of mass by accumulation of materials both on surface as well as internally। तो द मोस्ट एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग थिंग्स का है, यहाँ पे हम देख सकते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो। ओके, इन विट्रो मतलब होता है ग्लासेस के अंदर, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, यानी कि प्रैक्टिकली लैब कंडीशन या एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में। तो ऐसा तो लिविंग बॉडी के साथ हम प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंट कंडीशन तो हम नहीं सोच भी नहीं सकते। देन इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ऐसा तो नहीं है। इनसाइड आउटसाइड हर साइड से इक्वली मास इंक्रीज होना चाहिए। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरमेंट, या दिस कैन बी ट्रू। देन इंक्रीज इन मास बाय accumulation of material both on surface as well as no। एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल से कुछ मास इंक्रीज होता नहीं है। सो हम जो कह सकते हैं एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। तो ये हमने अभी अभी, या आई मीन टू से हमने लेक्चर सेशन में पढ़ा था, कॉन्शियसनेस के बारे में जो पढ़ा था, ये उसका आंसर है। ओके, सो परसेप्शन ऑफ इवेंट्स, अपने आसपास एनवायरनमेंट में जो सारी चीजें घट रही है अगर उसके बारे में पता चल रहा है तो वो लिविंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टेक योर टाइम। ओके, सो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, नहीं ये तो ऊपर चला गया। ऑर्गेनिज्मिक लेवल, एटॉमिक लेवल, इतने, हाँ नहीं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम इतने नीचे नहीं जाते। हम केमिस्ट्री या फिजिकल, केमिकल या फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में इतने नीचे जाते हैं एटॉमिक लेवल्स में। सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल नहीं। तो सेलुलर लेवल जो है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वहां से शुरू होती है। तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, सेलुलर सेल, देन टिश्यूज फॉर्म होते हैं, है ना, देन ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी, लाइकवाइज। ओके, सो आई होप ये सबका करेक्ट आंसर आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carl Linnaeus। काफी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन कभी हो ही नहीं सकता। नीट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करिए। आपको वो सारे रूल्स याद रखने हैं, ठीक है, जो भी नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं वो सारे रूल्स अगर आपको याद रहते हैं तो देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन थे वही मैंने लेक्चर सेशन में कंप्लीट करवाए हैं। ओके, सो मैंजीफेरा इंडिका, इस पहले वाले ऑप्शन में गलत क्या है कि आई कैपिटल नहीं हो सकता, सो दिस इज रॉन्ग। दूसरे वाले ऑप्शन में जो है
वो मैंजीफेरा इंडिका सही है, सही है। कार लिनेयस, कार्लस नाम आएगा ऐसा तो हमें किसी ने बताया नहीं रूल्स में। ओके, मैंजीफेरा इंडिका कैपिटल स्मॉल नेम भी आया है ऑथर का, और केवल एब्रीविएशन के फॉर्म में लिन आया है, दैट इज करेक्ट। मैंजीफेरा इंडिका, जब हम थर्ड आंसर करेक्ट आ गया, चलो ठीक है फिर भी देख लेते हैं, पर यहाँ पे ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑथर का नाम नहीं है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आप सबको समझ आया है कि ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर क्यों है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक योर टाइम, टेक सम टाइम फॉर सॉल्विंग। One sec, one sec. We have already discussed this question. Let's move to the another one. Yeah, this one. Okay. Which of the following is against the rules of ICBN? Handwritten means International Code for Botanical Nomenclature. Yes. Handwritten scientific names should be underlined. हाँ, ये तो हमने पढ़ा है, चलो देखते हैं। करेक्ट है। अगेंस्ट बोला है मतलब हमें गलत स्टेटमेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। Every species should have a generic name and a specific epithet. ओके, ये भी सही बात है ना? ये हमने देखा था, जीनस का नाम होगा और स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ये भी हमने देखा था। साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड। ओके, साइंटिफिक नेम लैटिन के होते हैं और इटैलिसाइज्ड किए जाते हैं जब हमें उसे टाइप या प्रिंट करना हो, टाइप या प्रिंट करना हो। ओके, ठीक है, ये भी देख लेंगे। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो बिल्कुल रूल के खिलाफ है। जेनेरिक नेम कैपिटल में लिखा होना चाहिए, स्पेसिफिक नेम जो है वो स्मॉल में लिखा होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे अगेंस्ट द रूल्स है, अगेंस्ट द रूल ऑफ इंडियन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज सॉल्व दिस। 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, पर यहाँ पे भी हम कभी कभी गलतियां करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, कांग्रेस नहीं होगा। इंटरनेशनल इंडिया कोड ऑफ, नहीं, इंडिया नहीं है, इंटरनेशनल है। कांग्रेस नहीं है, इंडियन नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है। ओके, तो ये तो 5 सेकेंड भी नहीं लगेंगे ऐसे कंप्लीट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को, पर जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, इक्वल टाइम देना है इजी क्वेश्चंस को भी। कभी कभी छोटी छोटी चीजों से हमारे इजी क्वेश्चंस भी रह जाते हैं और उसे हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से रह जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट। ओके, बायो मीन्स लिविंग। मैं क्वेश्चन का मतलब समझा दूं आपको। बायो मीन्स लिविंग, सिस्टमैटिक्स मतलब उनका प्रॉपर अरेंजमेंट। ओके, सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस मतलब क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं। तो ये किस पे एम करता है या फिर इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन, बायोसिस्टमैटिक का डेफिनेशन। एम्स एट बोला तो उसका प्रॉपर मीनिंग ढूंढना है। ओके, 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन, देखिए। ओके, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल, नहीं, केवल मॉर्फोलॉजी को ही, मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, बस एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ही देख के आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? आपको इंटरनल कैरेक्टर्स भी देखने होंगे। डिलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, डिलिमिटिंग नहीं करना है हमें किसी को। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, establishing their phylogeny,
on the totality of various parameters from all fields of studies. ये काफी important है, all field of study. Evolutionary यानी कि उनके ancestors कौन थे, आज वो कैसे हैं, ठीक है. Phylogenetic मतलब हम लोग DNA जेनेटिक बेसिस पे स्टडी करेंगे, उनके जीन्स DNA के बारे में भी स्टडी करेंगे. ऑलमोस्ट ऑल पैरामीटर्स से के थ्रू से स्टडी करेंगे बायोसिस्टमैटिक्स में. Identification and arrangement of organisms on the basis of their cytological characteristics, not only cytological characteristics, ठीक है, ओवरऑल सारी चीजों के बारे में स्टडी करना होता है. सो बायोसिस्टमैटिक्स का ये डेफिनेशन है, या जो क्वेश्चन का ये आंसर है ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द बुक जेनेरा प्लांटेरम वॉज रिटर्न बाय इंग्लर एंड प्लांटल पढ़ते हैं इसे, इंग्लर एंड प्लांटल, बेंथमैन हुकर, बेसी हचिंगसन. तो आप अपना टाइम ले लीजिए, सोचिए. ओके, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि सारे ऑप्शन इसमें से रॉन्ग है. अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा, आपको एक एग्जांपल देने के लिए कि अगर आप ऑब्वियसली आप पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पहली बार ही दे रहे होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो रिपीट करते हैं. ओके, तो अगर ऐसे क्वेश्चन है जिसके एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं, या फिर क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ी है, उसे अटेम्प्ट कर दिया है अगर आपने, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं क्योंकि वो उनकी गलती होती है, हमारी नहीं. ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन के आपको पूरे आंसर्स मिल जाते हैं. पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कार्लस लिनियस. ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले उनके नाम का ढिंडोरा पीटा था. मैंजीफेरा इंडिका के ऑथर है ना. चलिए, okay, let's move to the next question. Yeah, Linnaeus is credited with तो कार्ल लिनेयस ने क्या दी थी, ये तो हमने पढ़ा नहीं अभी. बायोजेनेसिस माइक्रोस्कोप के बारे में भी अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, पहले लेसन है, अभी हमारा फर्स्ट लेसन है. डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन तो हम अभी तक तो एनिमल्स वाले पार्ट्स में, मतलब जूलॉजी में तो हम अभी तक गए भी नहीं. सो हमने एक ही पढ़ा, बायनोमियल नोमेनक्लेचर. इस लॉजिक से अभी ये आंसर सॉल्व हो सकता था. फ्यूचर में जब हम सब पढ़ लेंगे तो हमें ध्यान रहना चाहिए, पहले लेसन में हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा था, उसका आंसर है कार्ल लिनेयस ने उसे आइडिया जो है कार्ल लिनेयस ने दिया था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बेंथम एंड हुकर, लिनेयस. हाँ, ये क्वेश्चन सोचने लायक है, देखिए सोचिए. जूलियन हक्सले, एपीडी किंडोल, न्यू सिस्टमैटिक्स जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था. कुछ चीजें अगर आपको ऐसी लग रही हैं कि यहाँ पे कवर नहीं हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट लेसन में कंप्लीटली कवर हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट लेसन जो है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे ही है. तो इनका नाम हमने पढ़ा नहीं, ये आंसर मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको नहीं पता तो. वो थे जूलियन हक्सले. न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था. हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे इसका मतलब क्या है. ये कॉलम आप मैच कर सकते हैं. थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेबल दिखाया था, लेक्चर में जो टेबल दिखाया था उस बेसिस पे आपको ये इसका आंसर मिल सकता है. तो ये 2016 में पूछा हुआ सवाल है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि काफी इजी होते हैं. ओके, तो उस टेबल के बेसिस पे हम इसे ऑर्डर, एक सीक्वेंस या जो भी उसका मैचिंग है वो हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, अगर फैमिली म्यूसिडी है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ऑर्डर इंसेक्टा है, क्लास डिप्टेरा है, तो ऐसे आप देख सकते हैं. ए का 3, बी का 1 है, ओके, सी का 4 है, ओके ओके. ऑर्डर डिप्टेरा है या फिर ये, दिस यू हैव टू चेक, जस्ट गो बैक टू द लेक्चर एंड चेक इट वंस अगेन.
ओके, बस एक ही पॉइंट का है डिफरेंस है। तो ए और बी में कोई भी एक आंसर होगा, आप फाइंड करेंगे कौन सा आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो पोटैटो एंड टोमेटो में जो कॉमन कैरेक्टर है वो है फैमिली, सोलेनेसी। तो हम लोग जब फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में हम जाने वाले हैं, ओके, तब हम पढ़ेंगे सोलेनेसी इनका कॉमन फैमिली है। तो फैमिली इज द कॉमन वन। चलिए आगे देखते हैं। Which of the following organism is scientifically correctly named, correctly printed, okay, according to the international rules of। देखिए इंटरनेशनल रूल्स कितने बार पूछे जाते हैं, ये मेंस में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस किसी भी ईयर पूछे गए हो, हमें एक आइडिया मिलता है हमें स्टडी कैसे करनी है उसके लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं म्यूसा डोमेस्टिका द कॉमन नेम ऑफ हाउस लिजार्ड, क्या ये करेक्टली लिखा है? आप देख सकते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, फेलिस टिग्रिस द इंडियन टाइगर, ओके, देन इकोलाई, Entamoeba coli. E. coli is the full name of Entamoeba coli, a commonly occurring bacterium in human intestine. A protozoa, falciparum. Plasmodium falciparum is a protozoa. Correctly named, correctly printed according to the nomenclature. तो यहाँ पे एक चीज, मुझे सारी चीजें यहाँ करेक्ट लग रही हैं, सारे नेम्स करेक्ट लग रहे हैं। आपको मैं रीजन बताती हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन नहीं है कि इटैलिक्स में कोई टाइप नहीं है, ओके, इन्वर्टेड टिल्टेड इटैलिक्स जो आई है उस फॉन्ट में कोई टाइप नहीं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर उस फॉन्ट में टाइप आपको मिला है तो वही करेक्ट आंसर होगा। आइदर द नेम सा करेक्ट है, इकोलाई इज द मोस्ट करेक्ट वन हियर, ओके। सो आई होप ये हार्डली 15 क्वेश्चंस ही थे, 14-15 क्वेश्चंस। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं सॉल्व करने के लिए। तो आपको अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए वो भी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, नहीं तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक, द बेस्ट टेक्स्ट बुक विल बी द बायोलॉजी ऑन योर फिंगर टिप्स, ऐसे नाम से एक बुक है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, बट मैं अपने साइड से कहूँगी कि आप वो बुक लें और प्रैक्टिस करें। कोई भी चैप्टर खत्म हो जाए, 10, 15, 20 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करें, ओके। सो अब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर सेशन में, नेक्स्ट लेसन में और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।